आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज क्लास हमारी होगी होम मैनेजमेंट में शक्ति व्यवस्थापन एनर्जी मैनेजमेंट की। वैसे हमारा प्रयास था कि एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करने का, लेकिन ये जो हम टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी लेंथी टॉपिक है, काफ़ी बड़े टॉपिक है, जिस वजह से हम 2 टॉपिक नहीं करा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है, देखो मेरा चैनल है, मुझे बहुत अच्छे से ये पता चलता है कि वीडियो आप लोग कितनी देर, क्योंकि सारी सेटिंग है हमारे पास, कितनी देर कौन वीडियो मतलब लगभग देखता है। ठीक है, तो पूरा एक तरीके से ये भी मुझे मालूम है कि आप लोग आधा घंटा भी वीडियो देखते नहीं हो। ठीक है, 15 मिनट भी अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो मतलब देखते होंगे, लेकिन जैसे कि ओवरऑल अगर मैं हम आंकड़ा बताएं तो 15 मिनट से ज़्यादा आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। ठीक है ना, तो चलो वो कोई बात नहीं, तो इसलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, ये जो क्लास आप देख लेते हो इसमें इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको एग्ज़ाम में ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ टीजीटी पीजीटी है, अगर आप नेट का पेपर दे रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और होम मैनेजमेंट का एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर समझ बेस्ड प्रश्न भी आपके पता है मैनेजमेंट से बनते हैं। तो एक बार मैं चाहूँगी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बकाया आपकी मर्जी। अगर आप सच में अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मैं चाहूँगी आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आई होप वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, और नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी अवश्य करेंगे। और अच्छा सा प्यारा सा जैसा भी, अगर आप कोई निगेटिव चीज़ है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, पर हो हमारे सब्जेक्ट, हमारी क्लास, हमारा जो विषय है उससे संबंधित होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई फालतू का कमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शक्ति व्यवस्थापन हमने कल पढ़ा था, समय व्यवस्थापन। तो समय व्यवस्थापन में हम सभी जानते हैं हम सबके पास कितना समय है, 24 घंटे का समय है। ठीक है ना, तो जितना ही समय का व्यवस्थापन करना आसान है, उतना ही शक्ति का व्यवस्थापन करना कठिन कार्य है। जैसे कि समय अगर पूछा जाए, समय का निर्धारण करना सरल है। हम बता सकते हैं हमारे पास 24 घंटे हैं, 1 घंटे में मुझे ये करना है, 15 मिनट में हमें ये करना है, आधे घंटे में हमें ये करना है। हम उसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के कार्य में हमारी कितनी एनर्जी लगेगी, 15 मिनट के काम में हमारी कितनी एनर्जी लगेगी, किस काम में हमारी कितनी एनर्जी लगेगी, इन सब का आकलन करना थोड़ा कठिन काम है। ठीक है ना, तो समय के अनुसार कार्य योजना तो बना लेते हैं, लेकिन किसी कार्य में कितनी शक्ति व्यय होगी इसका आकलन करना उतना आसान नहीं होता। ठीक है, हम ये तो बना सकते हैं समय प्लान कि हाँ हमें इतनी देर में ये काम करना है, लेकिन उसमें हम कितनी एनर्जी व्यय कर रहे हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट आंकड़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, समय तो सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन शक्ति के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी, मतलब शक्ति क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। देखो हर व्यक्ति कैसा होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता। एक वही काम कोई व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है, हो सकता है उसे आता हो सकता है उसने देख रखा है। दूसरे व्यक्ति को वो काम बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, हो सकता है उसका उस काम में इंटरेस्ट ना हो बहुत, या उसने कभी अनुभव ना किया हो। तो ये सब काम की शक्ति भी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो भी करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का उस कार्य को लेकर क्या नज़रिया है। ठीक है ना, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, उस काम को वो मजबूरी में करता है, मन ही मन परेशान होकर करता है, तो उसमें और ज़्यादा शक्ति लगती है। ठीक है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता, उसके व्यक्तित्व, शारीरिक एवं मानसिक संरचना, भौतिक जो भौगोलिक स्थिति तथा वातावरण आदि बातों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, हर व्यक्ति की कार्य क्षमता कई चीज़ों से प्रभावित होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है ना, हो सकता है उसकी कार्य क्षमता, जो मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक की कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो काम करने की, दूसरे की कम हो सकता है उसका शारीरिक स्ट्रक्चर, फिजिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे मेंटल रूप से वो अस्वस्थ हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी काम पर प्रभाव डालती हैं। अधिक शक्ति लगती है क्योंकि वो जल्दी उब जाएगा, जिसका उस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसकी शक्ति ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ, अच्छा आप लोग वीडियो की क्वालिटी की बात करते हो तो मैं बता दूं, इस समय मैंने आज वीडियो की क्वालिटी को चेक किया, हम 1080 वीडियो की क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो की जो क्वालिटी है इस समय हमारी 1080 है। अब बताइए आप लोग कहते हो 240 है, तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ क्या चक्कर है। आप अपनी फ़ोन की क्वालिटी मतलब चेंज करके देखिए, हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ क्या होता है। देखो, सुविधापूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना ताकि थकान उत्पन्न नहीं हो, साथ ही कार्यकर्ता गृहिणी को मनोरंजन
विश्राम एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए भी शक्ति बची रहे। जैसे हमने कल आपको समय व्यवस्थापन में बताया था कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ही क्या है, समय व्यवस्थापन है। लेकिन कम समय लगे लेकिन काम की क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक वैसी ही चीज़ यहाँ पर आएगी, कम से कम हमारी शक्ति खर्च हो, काम भी हमारा जितना है वो हो जाए, उसकी क्वालिटी पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसी को हम शक्ति व्यवस्थापन कहते हैं। मतलब काम भी हो जाए और हम इतने थक भी ना जाएं कि हमें अगर मनोरंजन का ही कोई काम है घर में तो भी हम परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि जब हमें थकान होती है ना तो हमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करना कि थकान ना हो, जिससे हमारा मनोरंजन, विश्राम, क्रियाकलापों को भी समय मिल जाए, ठीक है ना। जो हम अपनी रुचि से जो काम करते हैं उनके लिए भी हमें समय मिल जाए। जैसे कि इस समय आपका इंटरेस्ट क्या है, टीचर बनना इंटरेस्ट है, टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, ओके। मेरे हिसाब से टीजीटी पीजीटी के ही बच्चे मुझसे भी ज़्यादातर जुड़े हुए, हो सकता है नेट के भी हों, क्योंकि मैं नेट का ज़्यादा अभी प्रचार नहीं करती हूँ अपने चैनल पे। मैं मेनली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर ही फोकस करती हूँ। बकाया ये सारे टॉपिक हैं नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो जैसे आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो इस समय आप चाहे कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी पढ़ाई के लिए एनर्जी बची रहे, ओके। और क्योंकि आपका टीचर बनना सपना है, आपका हॉबी है, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट है उसमें, इस वजह से आप कितने भी थके हुए हो तो भी कोशिश करते हो, तो पढ़ने बैठ ही जाते हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इंटरेस्ट है, तभी तो शक्ति हमारी शरीर में बेशक ना हो तब भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो थकावट का अर्थ मतलब जब हम क्या करते हैं, मनोरंजन एवं जो भी क्रियाकलाप के लिए शक्ति बची रहे, साथ ही साथ क्या होता है, थकावट होती क्या है, ओके। जो हमारे शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मतलब हमें क्या थकान हो गई, तो थकावट का अर्थ क्या होता है, तो थकावट उस स्थिति से, मतलब थकावट का अर्थ उस स्थिति से होता है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी ला देता है, ठीक है। जब हम थके हुए होते हैं तो हम कितना भी काम कहते हैं ना, कितने भी कमेरे हों, ठीक है, कमेरे बोलते हैं ना घर में ज़्यादा काम करने वाले, कितने भी कमेरे क्यों ना हो, अगर हम थके हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, हमारे काम करने की स्पीड कम हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, हम धीरे धीरे और चाहते हैं, मतलब ये काम कैसे, मतलब एक ऊब पैदा होने, मतलब ऊबने लगते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अतः क्रियाओं की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए ताकि बिना थके, कम शक्ति व्यय किए अधिकतम कार्यों को संपन्न किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अनुसूची तैयार करनी, योजना तैयार करनी है, जिससे आप कम शक्ति व्यय किए अधिक से अधिक कार्यों को संपन्न कर लें। अच्छा, बात करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवधारणा में शक्ति, मतलब विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग। देखो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लाई हूँ, क्योंकि इसमें यही आपको पता होना चाहिए जो मैं लिख के लाई हूँ। बकाया तो पढ़ो तो बहुत कुछ है, बकाया अगर आपको सच में ही पढ़ना है तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा हमने परसों ही पढ़ाई है, आप वहाँ पर फुल वीडियो देखिए, ठीक है। परसों वाली वीडियो जो है आपकी यही इसी की है, कल वाली वीडियो आपकी समय मैनेजमेंट की थी, और आज हमारा शक्ति व्यवस्थापन, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की आप जानते हो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं में मतलब कुछ लोग बढ़ा देते हैं, तो 3 होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो उनकी बात करेंगे, बकाया एक दो और ऐड कर दी गई हैं इनमें, उसकी भी बात करेंगे। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जिस अवस्था में समय की, किस अवस्था में, यहाँ पर किस होगा, किस अवस्था में समय की मांग अधिक रहती है, उसी अवस्था में, नहीं बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। पारिवारिक जीवन चक्र की जिस अवस्था में समय की मांग अधिक रहती है उसी अवस्था में शक्ति की मांग अधिक रहती है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी कमी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मतलब यह है कि मान लो प्रथम अवस्था हमने बताया था जब स्थापत्य काल होता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है, जब शादी विवाह होकर स्त्री पुरुष आते हैं घर में, तो उस समय क्या होते हैं, एक दूसरे में समायोजन तो करना पड़ता है, लेकिन समय की मांग बस उतनी होती है, एक तो घर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं, प्लस स्त्री पुरुष जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि नई शादी होती है तो कुछ ज़्यादा समय मांगते हैं। बकाया यहाँ पर शक्ति का व्यय ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि समय भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए समय और शक्ति की मांग दोनों ही स्टार्टिंग में क्या होती है, हमारे पारिवारिक जीवन में कम होती है। जब दूसरी अवस्था आती है तो क्या होती है, विस्तार की अवस्था होती है, मतलब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तो आप जानते हो समय भी ज़्यादा चाहिए होता है, और फिर जब समय ज़्यादा चाहिए होगा तो शक्ति भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है कि समय की मांग अधिक रहती है, जिस स्टेज में समय की मांग अधिक होगी उसी स्टेज में शक्ति की मांग भी अधिक होगी, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक व्यक्ति काम करेगा उतना ज़्यादा थकेगा, तो मतलब उतना ही ज़्यादा शक्ति उसे चाहिए काम करने की, ठीक है। तो बात करते हैं प्रथम अवस्था में, शक्ति की मांग
कम होगी प्रथम अवस्था में। और यहीं पर समय की मांग भी कम ही है, कहीं पे दिया है थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि स्त्री पुरुष नए नए शादी के बंधन बनते हैं, तो उन्हें क्या होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो इस वजह से अब 2-3 किताबें पढ़ो तो थोड़ा बहुत अलग मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है इस अवस्था में समय और शक्ति दोनों की मांग कम होती है। लेकिन अगर जो कहते हैं स्त्री अगर वर्किंग है, ये तो हम नॉर्मल हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं, अगर स्त्री वर्किंग है, बाहर काम करती है ना, तो उसके लिए क्या होता है समय शक्ति दोनों की मांग प्रारंभिक अवस्था में भी रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हम लोगों ने, हाउस वाइफ के हिसाब से पढ़ा है, जो महिलाएं क्या होती हैं बाहर काम नहीं करती, उन लोगों के लिए हम लोग जो है ये सारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो द्वितीय व तृतीय अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर शक्ति की मांग सर्वाधिक होती है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, बच्चे स्कूल मतलब जाना स्टार्ट करते हैं, और तृतीय अवस्था तक भी वो मतलब 6 क्लास तक आ पाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब बाल्यावस्था तक ही पहुँच पाते हैं। तो बाल्यावस्था तक बच्चे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि अपना छोटा ड्रेस अपना उतार के टांगना या ऐसे काम तो कर सकते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद खा सकते हैं। लेकिन ये कहो बिल्कुल माता पिता फ्री हो जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। तो शक्ति की मांग यहाँ पर सर्वाधिक होती है द्वितीय एवं तृतीय दोनों अवस्था में, ठीक है। और शक्ति की मांग अधिक है तो समय की भी मांग अधिक होगी, लेकिन हमने समय वाला टॉपिक कल पढ़ लिया है तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, शक्ति की मांग थोड़ा कम हो जाती है, जो शक्ति होती है एनर्जी होती है उसकी मांग चतुर्थ अवस्था में क्या होती है, कम हो जाती है। और पांचवी अवस्था में क्या होता है, शक्ति की मांग जो होता है मतलब और कम हो जाती है, लेकिन शक्ति संचय की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। ओके, बच्चे शादी विवाह करके अपना घर अलग बसा चुके होते हैं, वो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, तो शक्ति की मांग वैसे तो कम होती है क्योंकि इन्हें ज़्यादा किसी का काम नहीं करना होता है, लेकिन शक्ति संचय की आवश्यकता मतलब इनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है तो वो एनर्जी इनकी बनी रहे तो इस पर इन्हें थोड़ा संचय करने की आवश्यकता हो जाती है। मतलब शक्ति बचाने यहाँ पर जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी एक तो वैसे ही शक्ति की मांग तो कम है, मतलब क्योंकि हमने बताया ना बच्चे सेटल हो जाएंगे तो बच्चों का इन्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है थोड़ा बहुत अपना काम करना है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट सही से नहीं होता, क्योंकि वो लोग बुजुर्ग हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर शक्ति के संचय की आवश्यकता ज़्यादा होती है, मतलब अंदर स्टोरेज उनके अंदर होनी चाहिए जो समय पे काम आ सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रयास की, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टॉर्सल प्रयास क्या होता है, मॉडर्न प्रयास क्या होता है, ठीक है ना, शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, सारे एफर्ट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, इस समय ठंड होती है बहुत ज़्यादा तो पढ़ाते पढ़ाते कांपने लगता है शरीर बिल्कुल। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रयास की, ठीक है, प्रयास मतलब एफर्ट्स की। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है और यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेडरिक जी कैसलर की। कौन है ये फ्रेडरिक जी कैसलर, इन पर ध्यान से, क्योंकि आज तक आपको शायद ये बात किसी ने बताई होगी और ऐसे प्रश्न बन जाते हैं तो यही आंसर हमें नहीं आते हैं और हम लोग सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो फ्रेडरिक जी कैसलर कौन है, इन्होंने अपने अध्ययनों में बताया कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में ऊर्जा व्यय होती है। इन्होंने गृह निर्माण की क्रियाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रयासों मतलब डिफरेंट एफर्ट्स को निम्न वर्गों में विभाजित किया। मतलब जो आप एफर्ट्स पढ़ते हो मैनेजमेंट में, जो प्रयास आप पढ़ते हो, मॉडर्न प्रयास, टॉर्सल प्रयास, ये जो पढ़ते हो ये किसने दिए हैं, ये किसने वर्गीकृत किया है, मतलब इन विभिन्न प्रयासों का वर्गीकरण किसने किया, तो फ्रेडरिक जी कैसलर ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि शारीरिक प्रयास क्या होते हैं, मानसिक प्रयास क्या होते हैं, झुकना, मोड़ना हाथ पैरों को, ये कौन सा प्रयास आएगा, ये तो सब पूछे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से ये प्रश्न नहीं बना है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मानसिक प्रयास क्या होता है, मॉडर्न प्रयास क्या होता है, चछूत प्रयास क्या होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे शारीरिक प्रयास क्या होते हैं और पद प्रयास क्या होते हैं। तो सारे प्रयासों की बात करेंगे। देखो, मानसिक प्रयास में जो हम तर्क वितर्क चिंतन करते हैं, जैसे सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, किसी चीज़ को याद रखना, लोगों को गाइड करना, निर्देशन करना, वार्तालाप करना, ठीक है, निर्णय लेना, आयोजन करना, ये सब क्या है आपकी, ये सारे मेंटल प्रयास है। बिना दिमाग लगाए आप यहाँ काम नहीं कर सकते। सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, याद रखना, निर्देशन देना, वार्तालाप करना, निर्णय लेना, आयोजन करना, ठीक है। कौन से प्रयास है, मानसिक प्रयास। मॉडर्न प्रयास मतलब टोटल 5 है, एक ये हो गया, दूसरे की बात करते हैं।
ओके, एक ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं। मॉडर्न प्रयास क्या है? मॉडर्न, जहाँ पर हमारे शरीर को हमें मोड़ना झुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मॉडर्न प्रयास, झुकना, उठना, बैठना, एड़ी के बल बैठना, घुटनों के बल बैठना, ये क्या है? ये मॉडर्न प्रयास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चक्षु प्रयास, जो कि हमारी आंखों को कहते हैं, मतलब नेत्र संचालन करना, पलक झपकाना, देखना, खोजना, निरीक्षण करना, दूरी की, देखो निर्देशन और निरीक्षण दोनों में अंतर है। निरीक्षण मतलब हम कुछ अपनी आंखों से इधर उधर निरीक्षण कर रहे हैं। निर्देशन मतलब हम किसी अपने शायद बच्चे को या किसी को गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। दूरी तथा प्रकाश की स्थितियों में समायोजन स्थापित करना, ये सारे क्या है? चक्षु प्रयास हैं। दूरी आप किससे देखते हो? आंखों से देखते हो। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। तो ये क्या है? चक्षु प्रयास है। ओके, तो हमने आप क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर? हमने मॉडर्न प्रयास पढ़ लिया, मानसिक प्रयास पढ़ लिया, चक्षु प्रयास पढ़ लिया। शारीरिक प्रयास क्या होते हैं? तो शारीरिक प्रयास की बात करते हैं। पहुँचना, कहीं पर फैलाना, चाहे अपने हाथ को फैलाना, पैर को फैलाना, समेटना कोई चीज़, लिखना कोई चीज़, मतलब आपको अपने शारीरिक है मतलब शरीर को समेटना। कभी जैसे हम बैठे हैं तो पैर को समेट रहे हैं, खड़े मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से शरीर का कोई अंग समेट रहे हैं। ओके, लिखना, उठना, खींचना, दबाना, सॉरी, चढ़ाना, पहुंचाना, ये सब क्या है? आपके शारीरिक प्रयास है, ठीक है। पहुंचना कहीं पर। पद प्रयास क्या है? चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना, घुटने मोड़ना, ठीक है। चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना, घुटने मोड़ना, ये क्या है? पद प्रयास है, ठीक है। घुटना मोड़ना भी पद प्रयास है आपका। ओके, अब हम बात करते हैं। अमेरिकन शोधकर्ताओं ने विभिन्न शारीरिक प्रयासों से संबंधित कई शोध एवं अध्ययन किए। विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जैसे खड़े होना, उठना, बैठना, शांति चित होकर लेटे रहना, आराम से बैठना आदि क्रियाओं में कितनी शक्ति व्यय होती है, इसका निर्धारण प्रति मिनट O2 व्यय के आधार पर किया गया। मतलब जो अमेरिका में शोधकर्ताओं ने शारीरिक प्रयासों से संबंधित शोध या अध्ययन किए, उन्होंने क्या क्या अध्ययन किए, किस किस चीज़ पर? तो ध्यान रखिएगा। शारीरिक क्रियाएं जैसे खड़े होना, इस पर अध्ययन किया। उठना बैठना, मतलब क्या अध्ययन कर रहे हैं? उठना बैठना, इस पर क्या अध्ययन कर रहे हैं कि इन सब कार्यों में कितनी एनर्जी व्यय हो रही है, ठीक है ना, कितनी शक्ति लग रही है। ओके, शांति चित होकर लेटा है आराम से कोई व्यक्ति, तब कितनी शक्ति खर्च होती है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा शरीर में, जैसे कि मान लो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपकी किडनी वर्क कर रही है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी ऊर्जा का व्यय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेटने बैठने हर तरीके से अध्ययन किया गया। ओके, तो ये सारी आराम से बैठना आदि क्रियाओं में कितनी शक्ति व्यय होती है, इसका निर्धारण प्रति मिनट ऑक्सीजन O2 व्यय के आधार पर होता है, ठीक है। O2 मतलब ऑक्सीजन, ओके, प्रति मिनट। ओके, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कितनी शक्ति व्यय हो रही है उसका हम निर्धारण किस तरीके से मापन करते हैं? तो ऑक्सीजन के व्यय के आधार पर करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया है, ये लाइन बाद में पढ़ेंगे हम, पहले ये लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई लाइन है, ये धोखे से बीच में आ गई। शरीर के प्रति पौंड भार के लिए स्लैश घंटा नियुक्ति की जाने वाली ऊर्जा को निम्न तालिका में दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम प्रति घंटा शरीर के पौंड प्रति भार, ठीक है, प्रति पौंड भार, हमारा प्रति पौंड क्या 800 ग्राम में 1 पौंड होता है या 700 ग्राम में 1 पौंड होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो प्रति पौंड देखो 100 ग्राम में 1 किलो होता है, 1 kg होता है, लेकिन आई थिंक 700 ग्राम में 1 पौंड होता है। तो शरीर के प्रति पौंड भार के लिए स्लैश घंटा नियुक्ति की जाने वाली ऊर्जा, मतलब जो प्रति पौंड हमारा शरीर का वजन है उसमें हमारी कितनी ऊर्जा व्यय होती है उसकी तालिका ये दी गई है नीचे। ओके, तो हम उसकी बात करेंगे, और ये तालिका जो है कहाँ से ली गई हम वो बता देते हैं आपको। ये तालिका आपकी ली गई है, ये तालिका आपकी ली गई है यहाँ से, असेंशियल ऑफ न्यूट्रिशन से। अब यह बात आती है ये असेंशियल ऑफ न्यूट्रिशन किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक के लेखक सरमन एबम लैंडफोर्ड है। तो इस पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, असेंशियल ऑफ न्यूट्रिशन पुस्तक के लेखक कौन है? सरमन एबम लैंडफोर्ड है। शक्ति व्यवस्थापन की सूची किसने दी है? तो इन्हीं ने दी हुई है, ठीक है ना, सरमन ने एवं लैंगफोर्ड ने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या दिया है इन्होंने, इसको बस पढ़ लीजिए थोड़ा ध्यान से। इन्होंने कहा है मांसपेशियों, जो हमारी मांसपेशी क्रियाएं होती है ना, उनकी विभिन्न दिशाओं में प्रति घंटा जो शक्ति व्यय होती है उसकी बात की है, ठीक है। तो कार्य का स्वरूप क्या है पहले ये देखना, और प्रत्येक पौंड भार के लिए प्रति घंटा कितनी कैलोरी लगती है वो, और शांत पड़े रहने की अपेक्षा वृद्धि की जरूरत कैलोरी में। मतलब एक होता हम लोग शांत लेटे हुए हैं, तो यहाँ पर शांत पड़े रहने की नहीं, उसके बाद मतलब उस शांत पड़े हैं उसके मुकाबले
हमें कितनी ऊर्जा किसी काम में लगती है उसकी बात करनी है, ठीक है ना। तो हम कार्य का स्वरूप सबसे पहले जागृत अवस्था में शांत होकर लेटे हैं तो हमें प्रति घंटा कितनी 0.50 कैलोरी की आवश्यकता है, ठीक है ना। प्रत्येक पाउंड भार के लिए प्रति घंटा हमें मतलब 0.50 कैलोरी की आवश्यकता होती है जब हम शांत अवस्था में होते हैं। हमने क्या बताया, क्योंकि हम भले ही सो रहे हों चाहे चुपचाप लेटे हो, हमारे आंतरिक क्रियाएं चलती हैं तो उसके लिए भी ऊर्जा हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर शांत पड़े रहने की अपेक्षा वृद्धि की जरूरत कैलोरी में बताई जा रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आराम से बैठने, जब हम आराम से बैठे हुए हैं तो 0.65, ठीक है, 0.65 हमें प्रति घंटा चाहिए, अपने शरीर के भार के हिसाब से चाहिए, ठीक है। जो हमारा शरीर का भार, वो भी भार किसमें, प्रत्येक पौंड में भार। ओके, तो 0.65, ठीक है। यहाँ पर ये दिया, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, अब इसको आप पढ़ लीजिए। विश्राम अवस्था में कितना, 0.69, ठीक है, और शांत पड़े रहने के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा, 38। ओके, तो 38 एक्स्ट्रा, तो ये मतलब समझने वाला है। खाली इसको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तो हमें 2.36 मतलब प्रति घंटा कैलोरी के हिसाब से चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। इतना डीपली टीजीटी पीजीटी में तो नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा आपको बताती चल रही हूँ। घरेलू क्रियाओं को लैंगवर्दी एवं वैरेट ने 3 वर्गों में विभाजित किया। ओके, घरेलू क्रियाओं में घरेलू जो क्रियाएं होती हैं, अच्छा यहाँ पर ऐसे पढ़ो, जो हल्का कार्य, मध्यम कार्य और श्रमशील, ये जो कार्य हैं किसने दिए हैं, किसके द्वारा विभाजित किए गए 3 वर्गों में, तो आप कहोगे लैंगवर्दी एवं बैरेट ने विभाजित किया, ठीक है। घरेलू क्रियाओं को हल्का कार्य, मध्यम कार्य, श्रमशील कार्य में किसने विभाजित किया था, तो लैंगवर्दी एवं बैरेट ने। कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक बने नहीं है और ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। जब हल्का कार्य, मध्यम कार्य, अधिक कार्य, ये इतना पूछे जाते हैं तो क्या इनको नहीं पूछा जा सकता जिन्होंने इनके ऊपर काम किया। तो ये कार्यों का विभाजन किसने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, लैंगवर्दी एवं बैरेट ने किया है। ओके, अब हम बात करते हैं हल्का कार्य होता क्या है। हाथ व मशीन द्वारा सिलाई बुनाई करना, रफू करना होता है जब कोई कपड़ा फट जाता है तो हम धागे से रफू करते हैं, बिल्कुल सेम धागा लेते हैं और जिससे वो सिलाई दिखे नहीं। ओके, तो रफू करना, लिखना, पढ़ना, ये क्या हल्के कार्य के अंतर्गत आते हैं। बात आती है इन कार्यों के संपादन में कुर्सी पर आराम से बैठने की अपेक्षा 15% अधिक शक्ति जो होती है व्यय होती है। मतलब हल्का कार्य क्या है, हल्का कार्य कोई आराम से बैठना नहीं होता है, जो आराम से व्यक्ति बैठा उसके मुकाबला 15% अधिक एनर्जी हमें इन कार्यों में चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती है। जैसे कि आगे हम बात करेंगे मध्यम कार्य की। तो मध्यम कार्य जब हम करते हैं तो शिशु को जैसे वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों पर प्रेस करना, जैसे छोटे वस्त्र हो गए आपके टॉवल, नैपकिन, ब्लाउज, ठीक है, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, सब्जी धोना व काटना, आटा गूंथना, ये आपके मध्यम कार्य हैं। तो मध्यम कार्य में अगर कोई व्यक्ति लेटा है उसकी अपेक्षा कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी आपको चाहिए होती है, तो मध्यम कार्यों को करने के लिए 24 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा घंटे में व्यय होती है, ठीक है, प्रति घंटे व्यय होती है 24 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है, मध्यम कार्य करने में। ओके, कम कार्य करने में 15 कैलोरी, मध्यम कार्य में 24 कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और अधिक कार्य में कितना 50 कैलोरी अधिक शक्ति चाहिए होती है और लोगों के मुकाबले। तो श्रमशील कार्य, बड़े वस्त्र धोना, श्रमशील मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बड़े वस्त्र धोना, चादर धोना, फर्श धोना एवं झाड़ना, खिड़की दरवाजों की सफाई करना, बोझा उठाना, छोटे बच्चों को गोद में उठाकर चलना, ठीक है ना। सिल पार्टी, जो आपके सिलौटा और बटनी होती है ना जिससे चटनी मसाला पीसा जाता है घरों में, ठीक है, तो सिल पार्टी पर मसाला पीसना, लकड़ी काटना आदि जो कार्य होते हैं ये काफ़ी अधिक मेहनत के काम होते हैं, श्रमशील अधिक कार्य होते हैं, अधिक श्रमशील कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूछे जाते हैं कि कौन सा काम। अब देखो फर्श धोना यहाँ पर, ओके, श्रमशील कार्य में आया है, और फर्श पोंछना जो है आपके मध्यम कार्य में इसमें आया है। ओके, लेकिन पिछली बार आंसर में क्या माना था, अधिक कार्य मतलब डिफ़िकल्ट वर्क माना था, काफ़ी मतलब थकाने वाला काम माना था। तो ऐसे कई बार टीजीटी पीजीटी का हर एग्जाम में कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो श्रमशील कार्यों को करने में प्रति घंटा 50 कैलोरी शक्ति व्यय होती है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी कुछ ये रिसर्चेस हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नोट है क्या है,
3.5 फीट ऊंची इमेज नहीं, यहाँ पर मेज होगा, पर कार्य करने में कम से कम शक्ति व्यय होती है। मतलब जो मेज है उस अगर वो 3.5 इंच तक की है तो उस पर कार्य करने में आपको ज़्यादा शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इससे ऊंची है तो आपको बार बार क्या मतलब उचकना पड़ेगा, नीची है तो काफ़ी झुकना पड़ेगा, उससे क्या है आपके शरीर का पोस्चर बिगड़ेगा और थकान ज़्यादा होगी। तो हर चीज़ का एक तरीका है काम करने का जिससे कम शक्ति हमारी लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3.5 फीट तक की ही जो होती है मेज होनी चाहिए। खड़े होकर काम करने से कम शक्ति व्यय होती है, जबकि झुककर काम करने में अधिक शक्ति व्यय होती है। और आप ये देखिएगा, कभी कपड़े आप धो रहे हो या तो आप खड़े होकर धोइएगा या फिर बैठ के धोइएगा, नहीं तो अगर आप हाथ से अगर झुक के निकाल रहे होगे कपड़े तो आप ज़्यादा थका हुआ महसूस करोगे। तो ये चीज़ें तो आपने अनुभव भी की होंगी। अगर हम आलूओं को छीलते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है, अब वो कहे आलू को छीलने में आपने कौन सा काम कर लिया, तो हम बता दें जो आराम से लेटा है ना उसके मुकाबले 50% अधिक शक्ति लगती है सिर्फ आलूओं को छीलने में, ठीक है ना, जो आराम कर रहा है। कुर्सी पर बैठकर कार्य करने में कम शक्ति व्यय होती है, जबकि स्टूल पर बैठकर कार्य करने में अधिक शक्ति व्यय होती है। तो ये की पॉइंट्स है, इनको पढ़ लेना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ओके, अगर आप कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हो तो शक्ति कम लगेगी, लेकिन स्टूल पर बैठने पर भी शक्ति ज़्यादा लगेगी। आगे हम बात करते हैं नैपकिन्स पर प्रेस करने में आराम करने की अपेक्षा 82% अधिक शक्ति व्यय होती है। नैपकिन्स मतलब छोटे कपड़े भी आप कह सकते हो, नैपकिन्स या फिर छोटे कपड़े पर अगर आप प्रेस कर रहे हो तो फिर क्या होता है 82% अधिक शक्ति व्यय होती है, किसके मुकाबले, जो आराम फरमा रहा है उसके मुकाबले, ठीक है ना। बैठकर कार्य करने पर 29 ऊर्जा व्यय की कमी हो जाती है। मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रेस अगर नॉर्मल खड़े होकर कर रहे हो, झुक के कर रहे हो, तब तो थकान होगी, ओके, तब तो 82% शक्ति लगेगी। लेकिन आप आराम से बैठकर प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर 29% आप ऊर्जा की कमी कर सकते हो, मतलब बचा सकते हो, 82 में से 29% आप बचा भी सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं काम करने का एक तरीका भी होता है। अब ये देखो मैं सारणी है, ये भी सारणी इसी चीज़ की है कि आलू छीलने में कितना समय लगता है, अगर आप कुर्सी पे बैठकर छील रहे हो तो इतना लगेगा, खड़े होकर तो 50.2, स्टूल पर बैठकर तो 54.1। तो इसमें देखो आप एक बार देख लो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है ना। प्रेस कर रहे हो कुर्सी पर बैठकर तो 62.0 एनर्जी लगेगी, स्टूल पर बैठकर 64.0 एनर्जी लगेगी, खड़े होकर 82.2 एनर्जी लगेगी। मतलब यहाँ पर खड़े होकर ज़्यादा थका हुआ होगा। तो वही तो बात है ना, खड़े होकर वैसे बैठ के काम करने के झुकने के मुकाबले काफ़ी कम एनर्जी जाती है, लेकिन हर काम की कंडीशन है, हमेशा आप इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर आप खड़े होकर प्रेस कर रहे हो तो आपको क्या है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, स्टूल पर बैठ कर रहे हो तो कम देनी पड़ रही है, कुर्सी पर बैठ कर रहे हो तो उससे भी कम लग रही है ना, सबसे कम लग रही है। तो इस तरीके से ये, अब मुझे इसमें भी इतना उम्मीद नहीं है कि यहाँ से इतना डीपली आएगा। ओके, जो हमें लगेगा हम वो चीज़ें आपको बताएंगे। तो अभी हमने आपको एक प्रश्न बताया था यहाँ पर, जो ये अध्ययन था मध्यम, हाँ, हल्का मध्यम कार्य वाला, तो ये लैंगवर्दी एवं बैरेट ने किया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो इसको भी याद में रखिएगा। ये स्वार्टज है महोदय हैं, इन्होंने भी घरेलू क्रियाओं में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो स्वार्ट्ज ने भी किया है, और जो बैरेट और लैंगवर्दी हैं उन्होंने भी किया है। तो बैरेट एवं लैंगवर्दी पहला ऑप्शन मानना, क्योंकि वो पहले दिया है, और ये बाद में है तो इनको भी माना जा सकता है, क्योंकि वो 3 मुख्य हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, और इन्होंने इस तरीके से दिया है कि हल्के कार्य जो लाइट वर्क होते हैं उनमें जो विश्राम से अधिक व्यय होने वाली शक्ति का प्रतिशत 100 से कम होता है, ठीक है ना। जो विश्राम में कर रहे हैं, विश्राम वाले जो लोग होते हैं उनसे 100% शक्ति जो है यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। आगे बात करेंगे, साधारण भारी कार्य जो होते हैं वो 100 से 150 तक एनर्जी को लेते हैं। भारी काम क्या होते हैं 150 से 200 एनर्जी तक लेते हैं। अधिक भारी काम में 200 से 300 एनर्जी लगती है, और बहुत अधिक भारी काम में क्या होता है 300 से अधिक एनर्जी लगती है, ठीक है ना, विश्राम के मुकाबले। देखो विश्राम तो विश्राम ही, विश्राम में तो जरा सा 0.50 की एनर्जी जा रही है, ओके, बकाया तो सब में एनर्जी ज़्यादा ही लग रही है, 100%, 200% बढ़ती ही जा रही है, जितना काम बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। नोबेल और नोवेल्स, मतलब नोवेल्स इनका नाम है, नोवेल्स है, खाली ये टाइपिंग एरर है।
नोबेल्स ने 1946 में एक रिसर्च के माध्यम से बताया कि 31 इंच या 34 इंच ऊंची मेज पर इस्त्री करने से कम शक्ति व्यय होती है। मतलब आप कह सकते हो इस्त्री जो प्रेस करने की टेबल है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 31 या 34 तक होनी चाहिए। ब्रेटन ने शरीर की विभिन्न मुद्रा पोस्चर पर जो कार्य करने की स्थिति होती है उसका अध्ययन किया। तो बात है कि मुद्रा के आधार पर वर्णन किसने किया कार्य की शक्ति का, तो आप कहोगे ब्रेटन महोदय ने। ये ब्रिटेन नहीं, ये ब्रेटन एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो पोस्चर के आधार पर किसने किया, तो वो किया है ब्रेटन ने किया है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं बैठकर काम करने में, मतलब जब इन्होंने अध्ययन किया पोस्चर के ऊपर तो उसमें क्या क्या बताया, बैठकर काम करने में कम शक्ति व्यय होती है किंतु प्रत्येक दशा में ऐसा नहीं होता। ये कार्य करने की प्रकृति एवं शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हमेशा मैं जैसे किचन में भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों बैठने के मुकाबले हम मानते हैं एनर्जी कम लगती है, खड़े होकर काम भी जल्दी निपट जाता है, लेकिन ये हर क्षेत्र में ये चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं लागू होती, क्योंकि प्रकृति एवं शारीरिक मुद्रा जो होती है इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। खड़े होकर काम करने में 1.45 कैलोरी प्रति मिनट औसतन ऊर्जा जो होती है व्यय होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, खड़े होकर काम करने में पूछा जाए कितनी कैलोरी प्रति मिनट औसतन ऊर्जा का व्यय होता है, तो 1.45, ठीक है। अब थकान क्या होता है, थकान के प्रकार वगैरह हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो थकान के सबसे पहले तो कारण पता होना चाहिए। देखो हम जब लंबे समय तक काम करते हैं तो हम लोग क्या होता है, थक जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, थकान कहते हैं। तो अब वो थकान के कारण क्या है, आप सभी लोग जानते हो कि कहीं ना कहीं कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें बाहरी कारण, एक सेकंड। वैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करें, जो थकान होती है तो कई बार जैसे मानसिक तनाव के कारण हो सकती है, ठीक है। एकाग्रता में कमी, ओके, जैसे हम लोग चाहते हैं कि एकाग्र होना लेकिन घर में ज़्यादा शोर शराबा होता है तब भी थकान हो जाती है, ओके। तो मांसपेशीय तनाव है, मतलब मांसपेशियों में कोई इशू है, तो ये सारे रीज़न कहीं ना कहीं आपके थकान के कारण बन जाते हैं। बकाया एक लंबे समय तक काम करना भी थकान का कारण हो जाता है, ठीक है ना। लंबे समय तक आप काम कर रहे हो तो भी थकान हो जाता है, लेकिन थकान को भी परिभाषित करना शक्ति के ही तरह मुश्किल काम है। हम बता तो सकते हैं हम थके हुए हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मापन नहीं कर सकते आप कि कितने थके हुए हो, ठीक है ना। तो थकान के कारण क्या है, उसकी हम बात करेंगे। दो कारण होते हैं। नंबर एक बाहरी कारण जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, जिसमें अत्यधिक शोर, भीड़ भाड़, अशुद्ध वायु, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ पर हमारा कार्य करने का मन ना करे इस तरीके का क्षेत्र हो, अपूर्ण प्रकाश, अत्यधिक उत्तेजना, अधिक कार्यभार आदि कारणों से ये थकान उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या क्या कारण थे हमने बताया, बाहरी कारण अत्यधिक शोर, भीड़ भाड़, अशुद्ध वायु, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, अपूर्ण प्रकाश, अत्यधिक उत्तेजना, अधिक कार्यभार आदि कारणों से थकान उत्पन्न होती है। अब आंतरिक कारक, पहला कारण था बाहरी कारण थकान का, ठीक है। दूसरा हो गया आंतरिक कारक जिसे हम इंटरनल फैक्टर कहेंगे। तो कई बार क्या होता है, आंतरिक जो कारण होते हैं उसमें शरीर में हमारे कोई रोग हो, मतलब शरीर हमारा रोगग्रस्त हो, कमजोरी हो रही हो, हमें एनीमिया हो रही हो, हमारे शरीर में खून की कमी है, मतलब दृष्टि दोष है, हमें आंखों से सही से दिखता नहीं तो भी हमें काम करने में बहुत थकान महसूस हो, मतलब एक होता है ना इरिटेशन वाली चीज़ हो जाएगी। हृदय रोग है, पेट में दर्द है, पीड़ा है, कोई मांसपेशियों में ऐंठन है, ठीक है, कोई वृक्क रोग है, ओके। उसके साथ साथ जो ये रोग है सो तो है हमारे लिए ज्ञान ही नहीं है काम का, रुचि नहीं है हमारे अंदर, इंटरेस्ट ही नहीं उस काम को लेकर, स्किल्स ही डेवलप नहीं है, उबाऊ हो गया काम, मतलब हमें काम को, हम कोई भी काम है उसे हम आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसको करने का तरीका ही नहीं है, जिस वजह से हमें लग रहा है ये काम तो बहुत उबाऊ है, बहुत थकाने वाला। अनुभव, ये आदि में कमी होना भी थकान का कारण होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आंतरिक कारण में ये सारे कारण, बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी, बकाया ज्ञान, रुचि, कौशल, अनुभव, ये क्या है, मानवीय साधन है। तो मानवीय साधन कह लो आप इन्हें, चाहे मानवीय कारण कह लो थकान की, ठीक है ना। तो ये सब हमारे अंतर्निहित होते हैं। अब थकान के प्रकार की बात होती है, टाइप्स ऑफ फटीग क्या होते हैं, ठीक है। तो थकान भी दो प्रकार की होती है, जैसे थकान के कारण दो हैं, बाहरी और आंतरिक, ठीक है। ऐसे ही आपके थकान के प्रकार भी दो हैं, एक है शारीरिक थकान, दूसरा है मनोवैज्ञानिक थकान, मतलब एक फिजिकल फटीग, दूसरा फटीग, और दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल फटीग, ठीक है।
तो हम पढ़ते हैं शारीरिक थकान क्या होता है। तो शारीरिक थकान जिसे हम फिजिकल फटीग कहते हैं, इसमें क्या होता है, लगातार घरेलू क्रियाओं को करने से धीरे धीरे शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। शारीरिक थकान वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में काम करने की क्षमता को कम कर देती है। अब यहाँ पर पूर्व और वर्तमान का मतलब ये नहीं है कि महीने 2 महीने पहले की बात हो रही। मान लो हम अभी, जैसे हमने अभी उदाहरण के लिए इसे क्या करा, घर के सारे काम किए, फिर हमने टॉपिक को पढ़ा और समझा, फिर हमने टाइप किया, तो हम इतना थक गए कि एक समय ऐसा था कि मन तो नहीं कर रहा था अभी वीडियो बनाने का, मन कर रहा था सुबह वीडियो बनाए। लेकिन अगर सुबह वीडियो बनाने की सोचो तो एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बीच में लोग भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, सुबह उठ जाते हैं लोग। तो अभी मैंने सोचा कि रात में ही वीडियो बना लेते हैं। तो कहीं ना ऐसा थोड़ी ना हमने टाइपिंग या सारी तैयारी बहुत महीनों पहले कर रखी थी, नहीं, कुछ देर पहले ही की थी, आज ही की थी, सुबह में की थी। लेकिन मैं वीडियो क्या बना रही हूँ, सुबह से दोपहर तक मैंने टाइपिंग वगैरह की है, बल्कि शाम तक टाइपिंग चली है, बीच बीच में उठना पड़ जाता है। लेकिन वीडियो कब बना रही हूँ मैं, रात इस समय 11 बज रहा होगा या 11:30 बज रहा होगा, ठीक है, और सुबह आपको ये 6 बजे तक वीडियो मैं कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, तो इस समय मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि पीहू भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, ओके। लेकिन हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो जाके, क्योंकि उन्हें भी दिखता है सुबह के साथ समय बहुत सारे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होता ही है। और थोड़ा समझने भी लगे हैं अब, थोड़ा कहते कहते कि हाँ, पहले तो नहीं था लेकिन अब थोड़ा ये समझने लगे कि हाँ चलो कर रही हैं मेहनत, तो कुछ सही कर रही हैं, गलत तो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, मन नहीं था, लेकिन सारी समस्याओं को देखते हम नहीं करा, लेकिन थकान थी ना, थी। तो वो वाली चीज़ आ जाएगी जो पहले हम काम कर चुके, उसकी वजह से जो हम अब काम वर्तमान में जो काम करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या है, थकान, क्योंकि हम पहले से ही थके हुए हैं, तो हमें अब नए काम के लिए थकान यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो ये शारीरिक थकान आपकी कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे अब ये शारीरिक थकान होती कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। आप जानते हो जब भी हम काम करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारे शरीर की जो पेशियां होती हैं वो काम करती हैं। जैसे कि हमारी पेशियां संकुचित होती हैं, ठीक है, संकुचन होना और प्रसारण होना, दो शब्द ध्यान रखिएगा। संकुचन मतलब सिकुड़ना और फैलना, संकुचन और प्रसारण, इन दो स्टेजेस पे ही आपकी क्या होती है, जो होता है सारी क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं से आपको शरीर में कहीं ना कहीं थकान महसूस होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी पेशियां होती हैं वो काम करने के लिए एक्टिव होती हैं, ठीक है ना। अब जब आप किसी भी पेशी में बार बार काम करोगे, बार बार पेशी मतलब हाथ है आप बार बार चला रहे हो, शरीर आप बार बार चला रहे हो, पैर आप बार बार चला रहे हो, ठीक है ना। तो इनका संकुचन एवं प्रसारण होने से कहीं ना कहीं आप जानते हो, पहले तो क्या होता है हमारे शरीर में, हम जब काम करते हैं तभी ऊष्मा बनती है, ठीक है ना, तभी ऊष्मा बनती है और ताप की उत्पत्ति होती है, और वही ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा में बदल जाती है। आप सभी ने मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो पढ़ा होगा ना, उसको यहाँ पर मतलब कर लो। हम खाना खाते हैं, फिर हम चलते फिरते हैं, तो उसी से वो खाना पचता है, उसी से ऊर्जा बनती है, ठीक है ना, वही ऊर्जा ऊष्मा बनती है, वही ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर आप जोड़ोगे तो ये न्यूट्रिशन साइंस, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सारी चीज़ों से जुड़ जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर थकान पढ़ने वाले हैं तो हम बहुत ज़्यादा उलझेंगे नहीं, हम सारी चीज़ें जो जहाँ पढ़नी वहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम खाली थकान पढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया, जब भी हमें ऊर्जा मिलती है, तो अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है, डेली का काम चल रहा होता है, तो हम वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किससे मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो वो ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस होता है, और जो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये क्या पायरोबिक अम्ल में बदल जाते हैं। ये पायरोबिक अम्ल में भी एक आंतरिक क्रिया होती है, जिसके बाद ही क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल को एक नाम और दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, दुग्धाद अम्ल, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुग्धाम्ल, दुग्धाम्ल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो लैक्टिक अम्लों को क्या कहते हैं, दुग्धाम्ल भी कहते हैं। तो ये जो हमने बताया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला हमारे शरीर को, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, जिससे ये जो प्रोसेस के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन क्या था, पायरुविक अम्ल में बदल गया। फिर इस पर प्रोसेस चला, तभी ये लैक्टिक अम्ल में बदल गया, ठीक है। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है यही हमारी मांसपेशियों में थकान उत्पन्न कर देता है, ओके। क्या करता है, थकान, जैसे जैसे लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में उत्पन्न होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे ही कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, थकान महसूस होती रहेगी।
अब हमें क्या थकान हुई, हमें लगा कि भाई अब आराम किए बिना नहीं चलना, अब हम लोग आराम करने के लिए लेट गए हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ रही है, भाई ऑक्सीजन तो लगातार आती है, लेकिन क्या होता है जब यहाँ पर प्रोसेस होता है उस समय हम इतना काम कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन तो कम आती है, ये पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में ज़्यादा बन जाता है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो हमारी क्या होती है क्षमता जो है काम करने की कम होती जाती है। लेकिन जब हम आराम में आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है शरीर में, क्योंकि हम कोई काम तो कर ही नहीं रहे, और लेटे समय हमें कम, वैसे भी शक्ति कम लगती है, ज़्यादा तो लगती नहीं, बस अंदर ही अंदर जो चीज़ें हो रही मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो चल रहा है, और चीज़ें चल रही हैं छोटी मोटी जो आंतरिक काम है वो चल रहे हैं खाली। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल से फिर क्या होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, उस समय हम ज़्यादा काम तो कर नहीं रहे होते, तो ऑक्सीजन किससे दोस्ती कर लेता है, लैक्टिक मतलब लैक्टिक अम्ल यहाँ पर ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है। ओके, अब लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तभी ये किस में टूट जाएगा, ये CO2 में टूट जाएगा, जल में टूट जाएगा, फिर से यहीं पर आपको ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ से भी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब ऊर्जा प्राप्त होना मतलब फिर अब आपकी थकान यहाँ पर दूर हो जाएगी और आप काम करने लगोगे। तो लैक्टिक अम्ल के लिए लैक्टिक अम्ल क्या था, हमारी मांसपेशियों में जब इकट्ठा होता है तो हमें थकान होती है, और लैक्टिक अम्ल किससे बनता है, पायरुविक अम्ल से बनता है। पायरुविक अम्ल का निर्माण कब होता है, जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तब पायरुविक अम्ल बनता है, और जब लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ध्यान रखिएगा, CO2 बनता है, H2O मतलब जल बनता है, ऊर्जा बनता है, 3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड मतलब जल बनता है, पानी और ऊर्जा, 3 चीज़ें तब बनती है, तब जाके हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये आपको इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पूछा गया था, और ऐसा नहीं अभी हमने इतना पढ़ा इसमें कुछ पूछा नहीं गया था, पिछले TGT PGT में उससे भी पूछा गया था और ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था कि पेशियों की जो थकान होती है उसको किस यंत्र से मापते हैं, तो अर्गोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। मनोवैज्ञानिक थकान, अभी तक हमने क्या पढ़ी, शारीरिक थकान पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक थकान, फिजियोलॉजिकल फटीग क्या होती है। ये थकान एक ऐसी थकान होती है जो अधिकतर घरेलू क्रियाओं से ही उत्पन्न होने वाली थकान होती है, ठीक है ना, जिसे हम मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। तो ये देखो शारीरिक थकान तो ऐसा भी हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने गए, लंबे सफ़र किया तब भी तो वो थकान हो सकती है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक थकान होती है वो ज़्यादातर हमारे घरेलू कामों से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि बाहर कहीं हम घूमने जाते हैं तो मन प्रसन्न नहीं होता है ना, तो ज़्यादातर घरेलू क्रियाओं से ही मनोवैज्ञानिक थकानें उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार की थकान में व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के प्रति रुचि एवं घृणा होने लगती है, ठीक है। तो जब रुचि एवं घृणा होगी किसी काम से तो हमारी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, और मानसिक थकान इसी को हम कहेंगे। ओके, मतलब इसे हम मानसिक थकान भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक थकान भी कहते हैं, मतलब मेंटल फटीग भी हम इसको कहेंगे। अब बात आती है मनोवैज्ञानिक थकान कितने प्रकार की होती है, तो ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आप देख रहे हो 1 घंटा करीब होने जा रहा है, अभी यही वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अगर हम इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेते तो 2 घंटे की क्लास होती जाती। नीरस थकान, सॉरी जो हम अभी पढ़ रहे थे कौन सी, मनोवैज्ञानिक थकान, उसके 2 प्रकार है, एक है नीरस थकान जिसे हम बोर्डम फटीग कहते हैं, दूसरी है कुंठाजनित थकान जिसे हम फ्रस्ट्रेशन फटीग कहते हैं। तो नीरस थकान के लक्षण क्या क्या हैं, ध्यान रखिएगा। नीरस थकान हम कब कहते हैं, जब हमें ये लगे विश्राम की आवश्यकता महसूस हो, मतलब विश्रामहीनता का बोध होने लगे, ओके, हमें ऐसा लगे अब हमें बस आराम करना है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। कार्य से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा, जो भी हम काम कर रहे हैं ऐसा लगता है ये जल्दी निपटे भाई, मतलब अब मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। असंतोष की भावना, जो भी काम कर रहे हो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा हो, उबाऊ लग रहा है आपको, प्रेरणा का निम्न स्तर, मतलब अपना जो मोटिवेशन था किसी काम को लेकर वो भी कतई खत्म हो चुका है ना। काम के प्रति अरुचि एवं घृणा, जो काम कर रहे हो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके, और मतलब घृणा हो रही है उस काम से। आलस्य आ रहा है, उबासी है, ऐसा लग रहा है बार बार नींद आने के लिए आप जमुआइयाँ उबासी ले रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी यहीं सो जाओगे। ऐसा प्रतीत होना कि घड़ी की सुई की रफ्तार अत्यंत धीमी है, समय पास करना भारी पड़ रहा है, मतलब घड़ी देखते हो आप बार बार तो ये लगता है कि समय कट ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नीरस थकान के आपके लक्षण है। मैं चाहूँगी भाई वीडियो लंबी है तो आप लोग जो भी चीज़ें चाहें इन्हें दोबारा पढ़ ले, मैं आपको जल्दी जल्दी में पढ़ दे रही हूँ। कुंठाजनित थकान, फ्रस्ट्रेशन फटीग क्या होती है, तो कुंठाजनित थकानों में क्या होता है, मतलब 2 तरीके की थकान होती है मनोवैज्ञानिक, एक हमने बताई थी नीरस थकान, दूसरी कुंठाजनित थकान। तो हमने नीरस पढ़ लिया, हम कुंठाजनित पढ़ रहे हैं। कुंठाजनित थकान में क्या होता है, इसके निम्न कारण हो सकते हैं, कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान ना होना, ओके, कुंठाजन का मतलब है कि जो काम है उसकी आपको तरीका नहीं पता है कि इस कार्य को हम कैसे कर लेते हैं, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, नॉलेज के अभाव है, ठीक है ना। अनुभव की कमी, मतलब आपके पास इसके लिए एक्सपीरियंस ही नहीं, आपने शायद कभी करा ही ना, उससे फेस
ही नहीं पड़ा है काम से, ठीक है। जैसे नवविवाहित बहुएं होती हैं, उन्हें ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे काम सामने आ जाते हैं जो उन्हें नहीं आते हैं, ऊपर से अगर सास खड़ूस हो तो और दिक्कत होती है। बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता, आपने कोशिश भी की तब भी सफल नहीं हुए तो ये लगता है कि छोड़ो इस काम को। कार्य की अनिश्चितता एवं भ्रमात्मक स्थिति, मतलब आपने कभी किया नहीं है तो इससे डर लग रहा है कि कहीं काम गलत ना हो जाए, तो इस वजह से आप भ्रम में हो रहे हो बार बार। पारिवारिक विवाद एवं लड़ाई झगड़े, अब ज़्यादातर नई नवेली बहुएं आती हैं, उन्हें काम नहीं आता है, तो घर में क्या होते हैं, विवाद एवं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, तो और लगता है कि अब तो सीखना भी नहीं है, अभी तक तो ये था सीख लेते, लेकिन अगर इतना ही झगड़ा कर रहे हैं तो नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, हो जाती है ना ऐसी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं आपको अंदर काम के प्रति अरुचि पैदा कर देती है। परिवार के सदस्यों द्वारा काम नहीं करना तथा असहयोग की भावना, ओके। नई जो दुल्हनें हैं उनके साथ ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं, असहयोग मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ओके। सदस्यों द्वारा काम नहीं करना, मतलब जो सारे काम है एक बहू को ही करने होते हैं और लोग नहीं करते हैं। कार्य के प्रति उत्साह में कमी, कार्य संपन्न करने में अधिक समय लगना, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कुंठाजनक जो थकान होती है उसको जन्म दे देते हैं, ओके। चलो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर अब बात करें कुंठाजन्य थकान जो थी उससे संबंधित अध्ययन किसने किए, तो बार्टले ने किए। तो बार्टले ने कुंठाजन्य थकान से संबंधित अनेक अध्ययन किए तथा ये निष्कर्ष निकाला कि गृहिणी की घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी भी कुंठाजन्य थकान को उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे परिवारों में क्या होता है, महिलाएं जॉब भी करती हैं और अंततः अगर घर का ही काम करती है प्लस बाहर से मार्केटिंग है, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से लेकर आना, ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन से लाना, दूध लाना, सब्जी लाना, सारा काम महिलाओं के ऊपर आ जाता है, तो भी कुंठाजन्य थकान हो जाती है, ठीक है। गृहिणी के बाहर मतलब ये सारी चीज़ें जो बाहर के काम होते हैं इस वजह से कुंठाजन थकान और हो जाती है, मतलब घर का तो है बाहर का भी सारा। जब गृहिणी को सीमित समय में घर के उत्तरदायित्वों के साथ ही साथ कार्यस्थल के कार्यों को निपटाना पड़ता है, खासतौर से जॉब करती हैं जब, वहाँ के कार्यों प्लस घर के भी, तब कई लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती, कई लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, परिणामतः कुंठाजन थकान हो जाती है। मतलब जॉब पर जाने के चक्कर में घर के काम नहीं हो पाते, घर के काम निपटाने के चक्कर में जॉब के नहीं हो पाते, जिस वजह से गृहिणी परेशान होती है और उसे थकान एक्स्ट्रा होती है, उसे कुंठाजन थकान कहते हैं, ओके। थकान के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ फटीग, कैसे पता करें कि थकान है। कई बार हम लोग थकान में भी काम करते रहते हैं। आज ही मेरे साथ बहुत बड़ा किस्सा हुआ, आज मैंने जब शीशे में अपना फेस देखा तो मेरा चेहरा जो था फूल के अजीब हो रहा था, बाद में नापा तो मुझे बुखार हो रहा था और मतलब मुझे मेरे मुँह का टेस्ट बिगड़ रहा था, सब कुछ सारी समस्याएं थी मुझे सुबह, लेकिन फिर मतलब पर इतना सब है शरीर में, महसूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रेशर है बहुत ज़्यादा काम का इस समय, लेकिन शरीर साथ ही नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर बुखार था। जब चेक किया तो बुखार भी आया 100 के करीब और शरीर भी अजीब, चेहरा भी अजीब सा हो रहा था, सूजा हुआ, आंखें गड्ढे में घुसी हुई लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्या थकान ही थी कहीं ना कहीं, लेकिन हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, इस वजह से हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। बस परेशानी होती है तो शरीर को लगती है थोड़ी, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं थकान ही है। तो थकान के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ फटीग क्या है, व्यक्ति स्वस्थ, आलसी एवं शिथिल हो जाता है, उबासी, नींद एवं जुम्हाई लेने लगता है, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, काम करने में अधिक समय लगता है, बार बार गलतियां होती हैं, एकाग्रता में कमी हो जाती है, काम बिल्कुल नहीं करने की इच्छा, पलकें झपकने लगती हैं, ठीक है। तो ये क्या थकान के लक्षण है, एक बार इन्हें दोबारा पढ़ लो, ये सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं कि थकान दूर करने के उपाय क्या हैं, कैसे आप थकान को दूर कर सकते हो। तो थकान दूर करने के उपाय थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या उपाय हैं। मतलब जो गृहिणी है उसे सुविधा एवं रुचि अनुसार इन उपायों का उपयोग थकान मिटाने में कर सकती हैं। थकान दूर करने के उपाय देख लेते हैं। सबसे पहले विश्राम काल का, जब भी आप अपनी प्लानिंग करो काम की, ठीक है, किसी भी काम की प्लानिंग करो तो उसमें अपने विश्राम, रेस्ट पीरियड को जगह जरूर दो, ठीक है। जो भी आप अपना चार्ट बना रहे हो काम का, उसमें विश्राम का समय जरूर निकालो। प्रेरणा की भूमिका, ठीक है, अपने मोटिवेशन का ध्यान रखो, हमेशा काम को मोटिवेट होकर करना। कार्य में परिवर्तन, जो काम है उसमें, अब देखो कार्य में परिवर्तन और जो उपकरण में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आपका, हाँ, कार्य सरलीकरण, जो कि आपका कल ही होगा, ज़्यादा हमारे हिसाब से कल होगा या परसों होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम उन चीज़ों, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि थकान को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उचित शारीरिक स्थिति एवं मुद्रा, ये भी आप पढ़ोगे कार्य सरलीकरण में, ठीक है ना। कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, ये भी ये मतलब रुचि जागृत कर लो तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा, आप थकोगे नहीं। और कौशल विकसित करना, काम के में कौशल विकसित कर लो तो काम जल्दी निपट जाएगा, थकान होगी नहीं। समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कल की कार्य सरलीकरण वाले लेसन में, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता दिया है कि थकान को आप कैसे दूर कर सकते हो। सबसे पहले विश्राम काल का
विश्राम काल का ध्यान रखो, प्रेरणा की भूमिका में रहो, मतलब अपना अंदर जो मोटिवेशन है उसे बनाए रखो, कार्य में परिवर्तन कर दो, ठीक है ना। उचित शारीरिक स्थिति व मुद्रा का ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी सारी चीज़ें कल की क्लास में आप पढ़ोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कल उसमें वर्ग सिंप्लीफिकेशन में। ओके, उचित शारीरिक संस्थिति एवं मुद्रा, कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, कार्य में कौशल विकसित करना, समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना, ये सब कल हम काल सरलीकरण में पढ़ेंगे। बात आती है शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया। ओके, प्रोसेस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। अब वही चीज़, जैसे आप लोग जब प्लानिंग करते हो तो क्या करते हो, योजना बनाते हो, फिर नियंत्रण करते हो, फिर मूल्यांकन करते हो। तो जब आप शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया तैयार करो, मतलब प्रोसेस को शुरुआत करो, तब शक्ति के उपयोग की योजना बना लो कि हमें किस काम में कितनी शक्ति लगानी है। पूरा प्लानिंग करो, एक अनुसूची तैयार करो, या फिर हम कह सकते हैं एक चार्ट, कोई भी मतलब एक टेबल बना लो, उसमें सब कुछ लिख लो। ओके, उसके बाद बात करते हैं योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना। ओके, जब आपने यहाँ पर प्लानिंग कर ली, अब इस योजना को आप क्रियान्वित करोगे तो कई जगह आपको कुछ चीज़ों पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। कई काम ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अभी उपयोग नहीं है, तो आप उन्हें उस समय के लिए डाल दो कि हम जब खाली होंगे तब कर लेंगे। जैसे अभी ठंड का दिन है, अभी हमारे यहाँ क्या आते हैं, साग आते हैं, मटर आती हैं, तो इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा समय देना होता है। तो ये थोड़ी ना कि आपका जो अभी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तभी आप मटर छीलो, मटर को आप उस समय छील कर रख दो जब आपके पास खाली समय हो, आप दोपहर में बैठकर कुछ भी मनोरंजन का काम कर रहे हो, मान लो टीवी देख रहे हो, तो बैठे बैठे मटर छील ली। ऐसे समय पे मत करो। जैसे लहसुन प्याज है, अगर आपके मसाला है तो उसे पहले से ऐसे टाइम पर तैयार कर लो कि जब आप फ्री हो। तो ये क्या क्रियान्वयन करना, मतलब योजना में मतलब इस तरीके से बनाना कि समय समय पर चीज़ों को कर लेना जिससे आपको थकान ना हो। और शक्ति व्यवस्थापन का मूल्यांकन करना। ओके, तो मूल्यांकन भी करना जरूरी है कि अगर आपकी लग रहा है कि इसी काम से आप थक जा रहे हो, तो उस थकान को कैसे कम कर सकते हो, मतलब किस तरीके से उस काम को किया जाए जिसको मतलब जिसमें आपकी कम शक्ति व्यय हो। तो ये सारी चीज़ों का जब आप अपने हर काम का मूल्यांकन करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि बहुत से काम हमने अनुभव से ऐसे सीखे हैं जिनको हम पहले बहुत टाइम लगाते थे, अब आराम से हो जाता, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये सब एक तरीका होता है, वो भी आप जब फोकस करोगे तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें हमने, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगी, उनको हमने शॉर्टली रखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ो नहीं, उसे वीडियो रोक के आप थोड़ा अपने हिसाब से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। बकाया इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सारी पढ़ाने की कोशिश की है। जैसी भी क्लास लगी हो बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करेंगे।